वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं अपने पॉलिटी लेक्चर के साथ। आज हम पॉलिटी में आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर पे बेस्ड है, जिसका मेन टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन या सरकार क्या है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम ये समझने का प्रयास कर लें कि इसकी आवश्यकता क्यों है और ये भारत के विकास के लिए कितना आवश्यक है। दरअसल इस पूरे लेक्चर में, इस पूरी स्टोरी में, जो बुक में जो दिया गया है, उसमें ग्रामीण स्तर पर लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, स्थानीय सरकारें कैसे काम करती है, कौन कौन से उसके संवैधानिक प्रावधान हैं और कब कब उसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं, कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं, उसके ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं, वर्तमान व्यवस्था कैसे है, इन तमाम बातों का इसमें लेखा जोखा है। हालांकि पूरे टॉपिक क्लास 6 के स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, इसलिए हम बहुत डिटेल्स में इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जो बुक में जो दिया गया है, हम उसी को आधार बनाकर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है कि स्थानीय सरकार की आवश्यकता क्यों है। बुक में इस बात को विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है कि भारत, महात्मा गांधी के कथन से इस चैप्टर की शुरुआत की गई है, जिसमें गांधी का एक बहुत ही फेमस कथन दिया गया है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है या भारत गांव में बसता है। गांधी जी जब इस बात को कह रहे थे या जब उन्होंने इस बारे में सोचा होगा, उस समय भारत की पूरी आत्मा, या ये कह लीजिए कि भारत की जो मूल संस्कृति थी वो गांवों में ही बसती थी। वर्तमान में भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं, 8,000 प्लस नगर हैं, कस्बे हैं और 4,000 से अधिक नगर हैं। अब आप सोचिए कि जिस भारत जैसे कितने विशाल देश में, जहाँ 6 लाख गांव, 8,000 नगर, 8,000 कस्बे और 4,000 नगर हैं, कितनी बड़ी आबादी, कितने विशाल समुदाय जो कि गांव में रहती है, इसका शासन कैसे चलाया जाए या इनका विकास कैसे हो। गांव में रहने वाले पुरुष, महिला, आदिवासी समाज, इन सब का कल्याण होना बहुत जरूरी है। हमने अपने पिछले लेक्चर में लोकतंत्र के बारे में बताया था कि लोकतंत्र क्या है। दरअसल लोकतंत्र जो है वो लोगों का ही शासन होता है और लोकतंत्र का उद्देश्य होता है कि कैसे अपने नागरिकों के, अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कल्याण करें। और ये कल्याण तभी हो सकता है जब हम लोगों को शासन में भागीदार बनाएं, जब हम लोगों को उनका उनके स्तर पर कार्यक्रमों, नीतियों बनाने की क्षमता प्रदान करें, उनको इतनी शक्तियां दी जाए। यही कॉन्सेप्ट है भारत में स्थानीय टोटल सेल्फ गवर्नमेंट का। पंचायती राज व्यवस्था इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो इतने बड़े देश में जहाँ इतने ग्रामीण आबादी है, लगभग भारत की जनसंख्या आज 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है या पार भी कर चुकी है, और जिसका लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। तो बिना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के ग्रामीण समुदाय का विकास होना संभव नहीं है। और भारत में जब ग्रामीण समुदाय का विकास नहीं होगा, शासन में उनकी भागीदारी नहीं होगी, तो भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना सोच ही नहीं सकते। ये दूर का स्वप्न हो जाएगा। तो हमारी पूरी व्यवस्था, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ये व्यवस्था कैसे काम करती है, इसका संवैधानिक स्ट्रक्चर क्या है। पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन करके इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी संविधान में इसे एक बॉडी के रूप में स्थापित किया गया। आर्टिकल 243 उसमें जोड़ा गया और उसके साथ 11वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया कि 11वीं अनुसूची में लगभग 29 विषय दिए गए। कभी ये सारे 29 विषय ऐसे हैं जिस पे स्थानीय सरकारें यानी ग्राम पंचायतें अपने लेवल पर कानून बना सकती हैं, उसके संबंध में नियम बना सकती हैं, जिसमें स्थानीय स्तर के जो भी मुद्दे होते हैं, जैसे भूमि का मुद्दा हो गया, सड़क हो गया, लोकल बाजार हो गया, मेले हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं, रोजगार इत्यादि से संबंधित जो भी ग्रामीण स्तर की समस्याएं होती हैं, उन पर नियम बनाना, उनको व्यवस्थित करना, ये पंचायती राज
व्यवस्थाओं को ये अधिकार दिया गया है। 1992 में यह संशोधन लाया गया था और इसे 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है। जहाँ तक इस व्यवस्था की बात है तो हमारी ये पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है। सबसे जो निचला स्तर है उसे ग्राम स्तर या ग्राम सभा कहते हैं, ग्राम स्तर कहते हैं। उसके ऊपर ब्लॉक लेवल या खंड स्तर होता है और जो तीसरा और सर्वोच्च स्तर है इस व्यवस्था का उसे जिला परिषद या जिला पंचायत कहते हैं। हालांकि उनका अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम हो सकता है, पर व्यवस्था इसी स्तर पे काम करती है। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, यानी सबसे नीचे ग्राम सभा, ग्राम स्तर, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल और सबसे टॉप पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला पंचायत काम करती है। इन तीनों स्तरों के सदस्यों का चुनाव होता है। ये चुनाव राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग कंडक्ट करवाता है और प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव करवाने की व्यवस्था संविधान में दी गई है। हालांकि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे हैं, इसलिए हर एक राज्य की पंचायतें एक ही पैटर्न पे काम करती है, ऐसा नहीं है। राज्यों अपने अनुसार, चूंकि ये मामला राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें स्वतंत्र है वो कैसे इन चीज़ों को बनाए। लेकिन कमोबेश पूरा भारत इसी पैटर्न पर, इसी त्रिस्तरीय व्यवस्था पर, पंचायती राज व्यवस्था के अधीन काम करता है। और अब सवाल है कि ये व्यवस्था तो बना दी गई, लेकिन इस व्यवस्था से कितना बदलाव आया। 1992 में, 93 में हमने इसको संवैधानिक दर्जा तो दे दिया, लेकिन से अभी 2026 में क्या बदलाव आए हैं। हालांकि बुक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बदलाव के तौर पर आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, महिलाओं का सशक्तिकरण इसमें हुआ है। इस व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। 1/3 सीटें पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अलग अलग राज्यों में शायद कहीं 50% भी है, बिहार आदि में। तो महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पंचायती राज व्यवस्था की। आज बहुत सारे गांव में, देश में आप देखेंगे कि महिला सरपंच हैं। तो जो ग्राम व्यवस्था, जो ग्राम पंचायत के स्तर पर जो गांव का जो मुखिया, जो पंचायत का जो मुखिया होता है उसे सरपंच कहा जाता है। अलग अलग बहुत सारे हमारे सरपंच में इस समय महिलाएं भी चुनकर आई हुई हैं। तो वीमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा इसका उपलब्धि है। इसकी दूसरी उपलब्धि अनुसूचित जाति जनजातियों के एम्पावरमेंट से भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे जो भारत के आदिवासी गांव समाज है वहाँ पर आदिवासी महिलाएं भी सरपंच नियुक्त हुई हैं। बुक्स में मध्य प्रदेश के भील समुदाय के किसी सरपंच का भी उदाहरण दिया गया है। जो बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल है, जो बहुत कम ही है पर यूनिक है, वह है महाराष्ट्र के एक गांव में किन्नर को भी सरपंच के रूप में चुना गया है। अब आप कल्पना करिए कि यह व्यवस्था कैसे लोगों को एम्पावर करती है कि किन्नर को भी चुनकर पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच बनाया गया है। तो इस तरह से लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, उनको शासन में शामिल करना, उनको उनके स्तर पर कितने अधिकार देना कि वो अपने व्यवस्था, अपने गांव समाज के व्यवस्था के लिए खुद ही नियम बनाएं, यह पंचायती राज व्यवस्था का मूल कॉन्सेप्ट है। और ये व्यवस्था लगभग बहुत अच्छी तरह से काम भी कर रही है। कुछ इस तो प्रशासनिक अधिकारियों का भी जिक्र है, जैसे पटवारी या सचिव। तो पटवारी वह अधिकारी होता है जो भूमि आलेख संबंधित विवरणों का रखरखाव करता है। ग्राम व्यवस्था में ग्राम स्तर पर एक सचिव का भी व्यवस्था होता है, जो पंचायत सचिव होता है, जो उसका बैठकों, मीटिंग आदि का आयोजन करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस चैप्टर में स्रोत के रूप में दी गई है। आज हम जिस पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं वह त्रिस्तरीय व्यवस्था है और उसके सुझाव आप पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में कि अलग अलग समय पे बलवंत राय मेहता या अन्य कमिटियों ने भी दिया था इसको 2 स्तरीय या 3 स्तरीय बनाया जाए। लेकिन अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें पंचायती राज के कॉन्सेप्ट का जिक्र मिलता है। हालांकि उसका ढांचा कुछ और है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है जो भारत के
बहुत बड़े विद्वान चाणक्य, यानी जिसे आप कौटिल्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, उनकी लिखी हुई राजनीति विज्ञान की बहुत अच्छी पुस्तक है, जिसमें चाणक्य ने, कौटिल्य ने राजा को पंचायती राज व्यवस्था से लेकर और अपने शासन के केंद्र तक अलग अलग स्तरों पर गांवों को सेंट्रलाइज करने का उन्होंने एक सुझाव दिया है। उनका सुझाव कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक 10 गांवों को मिलाकर एक समूह बनाएं, फिर 100 गांवों को मिलाकर एक समूह बनाएं, फिर 400 गांवों को मिलाकर एक समूह बनाएं, और अंत में जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है वह 800 गांवों का समूह होना चाहिए। यानी अर्थशास्त्र में अगर आप समझें तो ये व्यवस्था 3 स्तर की जगह 4 स्तरीय है, जिसमें 10 गांव, 100 गांव, 400 गांव और 800 गांवों के समूह को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई बनाने का सुझाव हमारे इस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। अब आप कल्पना करिए कि अगर ये व्यवस्था लागू की जाए तो किस तरह ये व्यवस्था दिखेगी। तो स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर बुक्स में जो भी मोटी मोटी जो भी बातें बताई गई हैं वो सारा हमने इस डिस्कशन में कवर करने का प्रयास किया है। एक आध पॉइंट्स अगर छूट गए हों तो आप उसको देख लीजिएगा, या आप अगर हमें कमेंट में बताएं तो हम अगली बार उसको लेने का प्रयास करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।